बच्चों, आज हम 11th क्लास फिजिक्स यूनिट 9 काइनेटिक थ्योरी ऑफ एन आइडियल गैस के बारे में बात करेंगे, जो काफ़ी अच्छा चैप्टर है और थर्मोडायनेमिक्स का एक पार्ट है, जिसके अंदर हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस होती क्या है, उसके बेसिक पोस्टुलेट्स क्या हैं। फिर पढ़ेंगे हम प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ एन आइडियल गैस। पहला पॉइंट, ए गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दीज मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल मीन्स एक जैसे हैं, परफेक्टली इलास्टिक और हार्ड स्फीयर है। दूसरा पॉइंट, दी मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन ऑफ मोशन बट इट्स मोशन इज कम्प्लीटली रैंडम, यानी कि इसका जो मोशन है हमेशा रैंडम होता है। रैंडम का मतलब जिगजैग पाथ में होता है। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है दी मॉलिक्यूल्स ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंड इन फ्री मोस्ट ऑफ टाइम, और इसका जो टाइम इंटरवल है कोलिजन बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स इज वेरी स्मॉल, क्योंकि बार बार लार्ज नंबर मॉलिक्यूल्स होते हैं, बार बार टकराएंगे, तो इसका मतलब कोलिजन का टाइम इंटरवल बहुत ही कम होगा। पॉइंट 4, दी कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड वॉल ऑफ द कंटेनर आर परफेक्टली इलास्टिक। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम बोथ आर कंजर्व्ड। ये पांचवा पॉइंट है आपके पास, दी मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स डू नॉट गवर्नड बाय एनी डायरेक्शन ऑफ मोशन। छठा पॉइंट, द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, यानी जो ग्रेविटी का इफेक्ट है मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर, वो नेग्लिजिबल होगा। कैसा होगा? एक्सर्टेड ऑफ एन आइडियल गैस, यानी कि आइडियल गैस के ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। कंसीडर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस इंक्लोज्ड इन ए क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड एल। ये आपको एक दिखाई दे रहा है बोर्ड के ऊपर, ये एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी हर साइड लेंथ कितनी है एल। इसके अंदर दे आर एन आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ले लिए, ईच ऑफ मास कितना है उसका एम। जितने भी मॉलिक्यूल्स लिए हैं सारे के सारे सेम साइज के हैं और परफेक्टली इलास्टिक है। इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या निकला? इट कैन इंटरचेंज ओनली वेलोसिटी। इट कैन इंटरचेंज ओनली वेलोसिटी। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर आपके एन मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन हम एक एक मॉलिक्यूल करके निकालेंगे। तो हमने क्या किया, नाउ वन सच ए मॉलिक्यूल, और उसका मास क्या ले लिया मैंने? उसका मास मैंने एम ले लिया। क्या ले लिया? एम। मूविंग विद वेलोसिटी c1, u1, v1 और w1 be the component of c1 along x, y और z axis। z axis रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुने। हमने क्या किया, एक क्यूबिकल बॉक्स लिया ऑफ ईच साइड l। लेट देयर आर n number of identical molecule each of mass m. These molecules are same size and perfectly elastic, so as the result it can interchange only velocity. अब जो मैंने n मॉलिक्यूल लिए उनमें से मैंने एक मॉलिक्यूल लिया, मास m लिया, उसकी वेलोसिटी c1 ली, और u1, v1, w1 be the component of velocity c1 along x, y, z axis। अब हम बात करेंगे, जब मॉलिक्यूल हमारा जो हमारा क्यूब बना हुआ है उसमें दो फेज दिखाए थे मैंने, फेज a 1 और 2। तो मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल along the x एक्सिस कितना आ गया? mu1 along the x एक्सिस बात कर रहा हूँ मैं। फिर मॉलिक्यूल कहाँ जाएगा? फेज सेकंड की तरफ जाएगा। when the molecule strike the phase second and it rebounds with the same speed towards the phase first। अब मोमेंटम फिर निकालना है, मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल आफ्टर कोलिजन। आप नोट कर रहे हो कि जब हम यहाँ बात करेंगे रिबाउंड होके जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका मोमेंटम कितना आएगा आपका? वेलोसिटी आपकी नेगेटिव हो गई। पहले कैसे आ रहा था? फेज ए से 1 से 2 की तरफ, अब सेकंड से 1 की तरफ आ रहा है, इसका मतलब उसका मोमेंटम हो जाएगा -mu1। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन कितना आ गया? 2mu1 के बराबर हो गया। अब हमें द टाइम चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू कोलिजन, यानी कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ये देख रहे हो चेंज कितना था, मोमेंटम कितना था? 2mu1 अपॉन टी। टी क्या है? अपॉन टाइम, इक्वल टू 2mu1। अब जब टाइम की बात कर रहे हैं, फेज ए से 1 से सेकंड की डिस्टेंस कितनी थी? l, और सेकंड से फर्स्ट डिस्टेंस कितनी है? l। l और l कितना हो गया आपका? 12, और वेलोसिटी कितनी थी उसकी? u1। 2 से 2 काट दिया तो कितना आ गया? mu1 का स्क्वायर अपॉन l। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, force due to impact of first molecule of the gas along the x axis, तो कितना आ गया? F1x equal to mu1 का स्क्वायर अपॉन l। सिमिलरली दूसरे मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो F2x equal to mu2 का स्क्वायर अपॉन l। अगला करेंगे F3x equal to mu3 का स्क्वायर अपॉन l, और इस तरह से चलता रहेगा। और हम लास्ट जो करेंगे Fnx इक्वल टू mun का स्क्वायर अपॉन l। तो आपने देखा हमने ये n मॉलिक्यूल्स की निकाली। अब क्या करेंगे, हम सबको
यानी n मॉलिक्यूल्स के फोर्सों को अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, यानी नाउ फोर्स ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ n मॉलिक्यूल अलॉन्ग द एक्स एक्सिस Fx इक्वल टू F1x पहले मॉलिक्यूल के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए और n के लिए। अब F1x की वैल्यू कितनी है, m अपॉन l इंटू U1 का स्क्वायर, इसके लिए s लगी, F2x की वैल्यू आ गई, F3x की वैल्यू आ गई और Fnx की वैल्यू आ गई। तो कितना आ गया आपके पास, m अपॉन l कॉमन ले लिया, U1 का स्क्वायर प्लस U2 का स्क्वायर अप टू में UN का होल स्क्वायर। प्रेशर निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले प्रेशर exerted by gas molecules, सबके लिए निकाल रहा हूं along x एक्सिस। अब प्रेशर का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया क्या होगा भाई, Fx बटे L स्क्वायर। अब Fx की वैल्यू जो हमने पीछे निकाल रखी थी उसे आप डाल देंगे m अपॉन L क्यूब, U1 का स्क्वायर, U2 का स्क्वायर अप टू में UN का स्क्वायर। जैसे ये मैंने जो प्रेशर निकाला है ये किसके लिए निकाला, अलोंग द x एक्सिस। अब हम निकालेंगे अलोंग द y एक्सिस, m अपॉन L क्यूब, V1 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर और ये हो जाएगा लास्ट Vn का स्क्वायर। एंड प्रेशर निकालेंगे अलोंग द z एक्सिस, m अपॉन L क्यूब, W1 का स्क्वायर, W2 का स्क्वायर और चलता रहेगा और लास्ट हो जाएगा आपका Wn का होल स्क्वायर। ये हमने किसके लिए निकाला, x एक्सिस के लिए, ये y के लिए, ये z के लिए। अब हमें क्या करना है, टोटल प्रेशर निकालना है, तो हम सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एवरेज प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज इक्वल टू Px प्लस Py प्लस Pz बाय 3। अब हम Px, Py, Pz की वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं, उसको उठा के यहाँ पर डाल देंगे। तो टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा मेरे पास, 1/3 ml क्यूब। Px की बात करूंगा स्पीड की जो है, U1 का स्क्वायर प्लस U2 का स्क्वायर और अप टू में UN का स्क्वायर, प्लस जब Py की स्पीड्स की बात करूंगा तो V1 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर अप टू Vn का स्क्वायर, Pz की W1 का स्क्वायर प्लस W2 का स्क्वायर अप टू में Wn का होल स्क्वायर। आप लोग देख रहे हो, आप लोग हमने क्या किया था, स्टार्टिंग में जो मॉलिक्यूल्स लिए थे मैंने क्या बोले थे, n मॉलिक्यूल्स हैं। तो n मॉलिक्यूल्स हैं तो अब हम लोग क्या करेंगे, इनको सबको किसकी फॉर्म में लाना, हमें तो ये स्पीड C1, C2, C3, C4 लिया था, तो हमें उसकी फॉर्म में लाना है इसको। तो अब इसको हम कैसे लाएंगे, तो उसके लिए आप देखें, बट हमने आपको ये बोला था, याद होगा आपको, U1 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर प्लस W1 का स्क्वायर इक्वल टू C1 का स्क्वायर। इसी तरह से U2 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर प्लस W2 का स्क्वायर इक्वल टू C2 का स्क्वायर। इस तरह से हम किसका निकालेंगे, n मॉलिक्यूल्स के लिए कर लेंगे और आपका UN का स्क्वायर प्लस Vn का स्क्वायर प्लस Wn का स्क्वायर इक्वल टू Cn का होल स्क्वायर हो गया। अब हम ये सारा चीज़ जितने भी हमने ये निकाले हैं इनको उठा के इसके अंदर डालेंगे और ध्यान देना, मैं एक एक स्टेप बताता चलूँगा, सेक्शन करता चलूँगा। देखिए आप, अब देखिए हमने क्या किया, ये देखो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, U1 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर प्लस W1 का स्क्वायर, इसकी जगह लिख दूंगा मैं C1 का स्क्वायर, U2 का स्क्वायर, V2 का स्क्वायर प्लस W2 का स्क्वायर क्या लिख दूंगा मैं, C2 का स्क्वायर। ऐसे ही n को UN का स्क्वायर प्लस Vn का स्क्वायर प्लस Wn का स्क्वायर क्या लिख दूंगा इसको, Cn का होल स्क्वायर। देखो आप कैसे लिखते हैं हम लोग, देयरफॉर P इक्वल टू m अपॉन 3L क्यूब, ये हो गया आपका बेटा C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर चलता रहेगा और लास्ट हो जाएगा आपका Cn का होल स्क्वायर। हो गई बात, समझ में आ गई होगी आप लोगों को। मैं अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें n से स्मॉल छोटे n से इसको मल्टीप्लाई कर दो और छोटे n से इसको आप डिवाइड कर दो, यानी P इक्वल टू m इंटू n 3L क्यूब और इधर भी कर दूंगा तो C1 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर चलता रहेगा और ये हो जाएगा Cn का होल स्क्वायर। बट ये मैंने क्या कर दिया, n से कर दिया। जो आपको L क्यूब दिखाई दे रहा है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो हम क्या बोल देंगे इसको, वॉल्यूम। तो P इक्वल टू, और इधर देखो एक चीज़ और, ये एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, स्मॉल m, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, n, तो ये m इंटू n कितना हो गया, कैपिटल M, टोटल मास, और ये कितना हो गया, बटे b। और इधर आ गया C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर और ये लास्ट में हो जाएगा Cn का स्क्वायर अपॉन n। ये आपका हो गया मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी 1/3 रो, और इसको लिख दिया C RMS का स्क्वायर। ये आ गया आपका प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस, वेयर C RMS इसके बराबर होता है C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर अप टू में Cn का स्क्वायर बाय n का अंडर रूट। इसे आप लोग बोलते हैं RMS वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कहते हैं। तो बच्चों आपको ये टॉपिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडियल गैस आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस।
यानी प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होती है। हम लोग ये जानते हैं, अभी हमने प्रेशर एक्सर्टेड ऑफ एन आइडियल गैस निकाला, P इक्वल टू 1/3 रो सी आर एम एस का स्क्वायर। हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा आपका 2/3 डॉट 1/2 रो सी आर एम एस का स्क्वायर। अब 2/3 को ऐसा लिख देंगे और ये क्या हो गया आपके पास, इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस। यानी ये आपकी रिलेशन आ गई P इक्वल टू 2/3 ऑफ E। अगर मैं एनर्जी की रिलेशन प्रेशर की फॉर्म में निकालूंगा तो ये E इक्वल टू 3/2 इंटू P हो जाएगा। टॉपिक की बात करते हैं, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वी नो दैट प्रेशर एक्सर्टेड ऑफ एन आइडियल गैस P इक्वल टू 1/3 रो सी आर एम एस का स्क्वायर। रो को क्या लिख सकते हैं, m/v लिख सकते हैं हम लोग, और ये v जो है इसको P के पास ले गया, PV इक्वल टू 1/3 m सी आर एम एस का स्क्वायर। हम 1 मोल ऑफ आइडियल गैस की बात करते हैं तो PV इक्वल टू कितना होता है, RT होता है, तो PV की वैल्यू को क्या रख दिया मैंने, RT रख दिया, तो 1/3 m सी आर एम एस का स्क्वायर इक्वल टू R इंटू T हो गया। अब हमने क्या किया, देखिए इधर अगले उसमें 3/2 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। देखो 3/2 इधर कितना था आपका, पूरी की पूरी टर्म को उठा के रख दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर भी 3/2 से कर दिया, 3 से 3 कट गया, तो कितना आ गया आपका 1/2 m सी आर एम एस का स्क्वायर इक्वल टू 3/2 R। ये जो n है इसको उसके नीचे ले गया इंटू में T। ये जो R/n है इसको बोलते हैं हम लोग K का मतलब होता है वोल्टेज मैनन कांस्टेंट कहते हैं। तो हमारे पास जो टर्म है वो क्या बन गई, 1/2 m सी आर एम एस का स्क्वायर इक्वल टू 3/2 K इंटू T। तो यानी कहने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी के बीच में और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन आएगा, तो हाफ m सी आर एम एस का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उतनी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। अगर हम बात करते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर कितना होगा 0, और टेम्परेचर 0 होगा तो इसको उठा के हम यहाँ पर रख देंगे, तो हाफ m सी आर एम एस का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब आर एम एस यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसके बराबर हो गई, 0 के बराबर हो गई। नया टॉपिक डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है और डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या है, हम इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या, द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स और क्वांटिटीज विच मस्ट बी स्पेसिफाइंग द पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए डायनामिक सिस्टम। यानी कि किसी भी सिस्टम की पोजीशन के बारे में, उसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अगर कोई बताए उसे आप लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक पार्टिकल है, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, कहाँ मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन के अंदर, तो वन कोऑर्डिनेट, टोटल कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं हमारे पास, 3, एक एक्स, वाई और जेड। तो यानी स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि वन कोऑर्डिनेट इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन, देयरफॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1। अगर पार्टिकल मूव कर रहा है प्लेन के अंदर, प्लेन का मतलब है एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, तो इसका मतलब है 3 में से 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई इट्स पोजीशन, देयरफॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 2। तीसरा हम बात करते हैं इफ द पार्टिकल मूविंग इन स्पेस, स्पेस का मतलब है ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई इट्स पोजीशन, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3। अगर हम बात करें जनरल फॉर्मूला क्या होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम का, तो F इसको ऐसे नोट करते हैं 3n-k। ये जो n दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम। मॉलिक्यूल में टोटल कितने, सिस्टम में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। दूसरा k का मतलब है नंबर ऑफ कॉमन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सिस्टम, कितने कोऑर्डिनेट्स कॉमन है सिस्टम के अंदर। अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के एग्जांपल्स देखते हैं। तो देखो हमारे पास 3 तरह के गैस मॉलिक्यूल्स हैं। नंबर 1 मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, दूसरा डायएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, और तीसरा आपके पास है ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। इन तीनों के बारे में बात करेंगे कि तीनों में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है। सबसे पहले आप बात करेंगे मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल की बात करेंगे, जो सिंगल एटम से मिलकर बनता है, जिसका एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं हीलियम और आर्गन। इसके अंदर जब सिंगल एटम से मिलकर बना है तो टोटल एटम कितने हैं, 1। टोटल नंबर ऑफ कॉमन कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, कोई भी नहीं है, 0। अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला लगाएं F इक्वल टू 3n-k इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है, 1, k कितना है, 0, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया, 3। तो इसका मतलब है मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3 होता है। डायटॉमिक गैस मॉलिक्यूल की बात करें, डाया जिस नाम से पता लग रहा है आप लोगों को, जिसके अंदर आपके पास 2 मॉलिक्यूल काम करें, H2N2O2, यानी इसके अंदर 2 एटम से मिलकर बनता है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2। कॉमन कोऑर्डिनेट्स कितना है, 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बना, 5। अब बात करेंगे हम ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए। ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल में आपके 2 केस बनेंगे। पहला लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, जिसमें तीनों के तीनों एटम एक ही लाइन में होंगे। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 3। जब एक की बात करेंगे तो कॉमन कितने हो गए कोऑर्डिनेट्स, 2, तो इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 7। लीनियर ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले सकते हैं हम O3। O3 का मतलब होता है ओजोन गैस। नॉन लीनियर ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल की बात करेंगे, यानी जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल के बीच में कोऑर्डिनेट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए आपके पास, 3। टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी कितने हो गए, 3, तो F इक्वल टू 3n-k, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया, 6। नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, हम H2O ले सकते हैं। H2O का मतलब होता है, चैप्टर के अंदर हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम पहले पढ़ा दिया था। अब उसी डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम एक एनर्जी की फॉर्म में किस तरह से बता सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल
इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी की टर्म्स में उसको हम किस तरह से याद करेंगे। अगर कोई भी सिस्टम लें या गैस का मॉलिक्यूल लें, उस पे हमेशा 3 टाइप ऑफ मोशन होते हैं। 3 टाइप के मोशन कौन कौन से होते हैं? बोलो। 3 टाइप के मोशन होते हैं। पहला आपका ट्रांसलेशनल मोशन, सेकेंड इज द रोटेशनल मोशन और थर्ड इज द वाइब्रेशनल मोशन। आप लोगों को सभी को मालूम होगा कि ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो उस मोशन को आप लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं। रोटेशनल मोशन, जिसके अंदर आपके पास जो गैस मॉलिक्यूल है या सिस्टम है वो रोटेट करेगा हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। और तीसरा जो होता है जिसे हम लोग वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। वाइब्रेशनल का मतलब क्या है? कोई भी सिस्टम अपनी ही जगह पर वाइब्रेट करे, उसके अंदर क्या हो? कंपन पैदा हो जाए, उसे आप वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। तो इसका मतलब है कि कोई सिस्टम है तो उसमें 3 तरह की एनर्जी काम करेंगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यानी मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा और लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन की बात करें तो हमेशा इसके अंदर 2 एनर्जी होंगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होगी और आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। फर्स्ट मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल की बात करते हैं। मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के बारे में कल आप लोगों को बताया था कि मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जो ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट लाइन मूव करते हैं, अपने एक्सिस पर रोटेट भी करते हैं। टोटल एनर्जी कितनी हो गई? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल यानी सिंगल एटम है, ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे कि एक पॉइंट मास हो, पॉइंट मास। और जब पॉइंट मास होता है तो उसके ऊपर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन 0 होता है। इसका मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं काम करेगा, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन भी नहीं काम करेगा। तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी? केवल ट्रांसलेशन एनर्जी के बराबर। वो कितनी होगी? कितने एक्सिस है हमारे पास? 3। पहले के लिए हाफ ऑफ एम वी एक्स का स्क्वायर, हाफ ऑफ एम वी वाई का स्क्वायर, हाफ ऑफ एम वी जेड का स्क्वायर। इसका मतलब है हमारे पास जो मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है वो एक्वायर्ड बाय 3 एनर्जी वेज, यानी 3 एनर्जी के वे होंगे। यानी कि एनर्जी आपको अलोंग द एक्स एक्सिस मिलेगी, वाई एक्सिस मिलेगी, जेड एक्सिस मिलेगी। इसका मतलब इसके अंदर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो कितना होगा? 3 होगा। कितना होगा? 3। अगला टॉपिक हमारा डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल, जिसके अंदर जो एग्जांपल होते हैं हमारे पास O2, H2, N2 है। यानी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स। ये 2 एटम से मिलकर बनता है और ये जो एटम्स हैं वो आपस में एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं एक फिक्स डिस्टेंस के साथ बाय इंटर एटॉमिक फोर्स। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपको एक स्प्रिंग दिखाई दे रही है, स्प्रिंग एक फोर्स है और ये जो 2 एंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये 2 एटम्स हैं। अगर हम लोग बात करते हैं किसी भी ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, तो डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल पोसेस्ड ट्रांसलेशन एनर्जी एज वेल एज रोटेशनल मोशन होता है। यानी टोटल एनर्जी की बात करें हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। जब बात करेंगे हम किसकी? ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी की, वही 3 एक्सिस बनेंगे एक्स, वाई और जेड। तो हाफ ऑफ एम वी एक्स का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम वी वाई का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एम वी जेड का स्क्वायर। लेकिन इसमें आपके पास एक पार्टिकल फिक्स है तो दूसरा पार्टिकल रोटेट भी कर रहा है, घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी से। इसका मतलब इसमें आपके 3 रोटेशनल मोशन के भी एनर्जी आ जाएंगी। हाफ ऑफ आई एक्स ओमेगा एक्स का स्क्वायर, हाफ ऑफ आई वाई ओमेगा वाई का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ आई जेड ओमेगा जेड का स्क्वायर। अगर मॉलिक्यूल अपना एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्स एक्सिस हमेशा 0 रहेगा। यानी कि जो पार्टिकल जिस एक्सिस पर मूव कर रहा है उसके अबाउट एक्सिस पर हमेशा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 0 रहता है। तो अगर मैक्स की बात करें तो कितना हो गया आपका? 0। तो टोटल आपके पास एनर्जी कितनी बची? टोटल 5। 1 2 3 4 5। एक्स वाई टर्म क्या हो गई? 0। इसका मतलब क्या हो गया मेरे पास कि डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल में जो एनर्जी है वो 5 इंडिपेंडेंट वे से आएगी। जब 5 इंडिपेंडेंट वे से आएगी इट मींस डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा गैस मॉलिक्यूल का? 5 हो जाएगा। नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर एनी सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स वेरियस डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी कि
इस सिस्टम के यानी जो हमारी टोटल एनर्जी है सिस्टम के अंदर वो सभी जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है एंड एनर्जी एसोसिएट्स विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ ऑफ के इंटू टी। के का मतलब वोल्टेज में कांस्टेंट और टी का मतलब होता है टेम्परेचर। अब हम लोग बात करेंगे टोटल एनर्जी सिस्टम की कितनी होगी। मैंने एक सिस्टम लिया, एन मॉलिक्यूल्स लिए, एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ले लिया ईच मॉलिक्यूल का। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, एन इंटू एफ। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एन, डिग्री ऑफ फ्रीडम एक मॉलिक्यूल का एफ, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, एन एफ। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है, एनर्जी एसोसिएट विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल हाफ ऑफ के टी। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा हमारे पास, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द सिस्टम एन एफ और एनर्जी एसोसिएट्स विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ ऑफ के इंटू टी। एन इंटू के, एन इंटू के किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना आ गया आपके पास, हाफ एफ आर टी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस, इस टॉपिक के अंदर हम लोग लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी जिसमें टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है और डिग्री ऑफ फ्रीडम जहां पर हमने मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और ट्राई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के बारे में बात किया था, वहां उनका यूज करके हम क्या निकालेंगे, यहां पर स्पेसिफिक हीट रेशियो निकालेंगे यानी गामा निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग, गामा। पहला आपके पास है मोनो एटॉमिक गैस। जब मोनो एटॉमिक गैस की बात करते हैं कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल एटम, इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, 3। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है, एनर्जी एसोसिएट विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ ऑफ केटी। टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस, जब 1 मोल की बात करेंगे तो उसमें क्या करेंगे हम, डिग्री ऑफ फ्रीडम से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और नंबर ऑफ मोल से भी, तो कितना आ जाएगा 3/2 एन के टी। एन इंटू के ये किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है। एन इंटू के आर के बराबर है तो यू कितना आ गया 3/2 आर टी। ये जो यू दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब हमें निकालना है सी वी, इसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये होता है डी यू अपॉन डी टी। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 3/2 ऑफ आर, बट इसे कहते हैं मेयर फॉर्मूला स्पेसिफिक हीट रिलेशन Cp माइनस Cv इक्वल टू आर, Cp इक्वल टू Cv प्लस आर। Cv कितना है 3/2 आर प्लस आर 5/2 आर। जब हमें निकालना है स्पेसिफिक हीट रेशियो Cp बटे Cv, Cp की वैल्यू 5/2 ऑफ आर, Cv की वैल्यू 3/2 ऑफ आर, तो कितना आ गया 5/3 1.67। अगर कोई आपसे पूछे कि मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के अंदर स्पेसिफिक हीट रेशियो कितनी होगी तो आपका जवाब होगा 1/1.67 1.67। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास डायएटॉमिक गैस। डायएटॉमिक गैस कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स, देयरफॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 5। फिर वही लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, एनर्जी एसोसिएट विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ ऑफ केटी। एनर्जी एसोसिएट विद 1 मोल ऑफ द गैस, उसमें क्या करेंगे हम लोग, डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई कर देंगे और नंबर ऑफ मोल से 5/2 एन के टी। एन इंटू के किसके बराबर होता है, आर के। फिर Cv निकालेंगे डी यू अपॉन डी टी 5/2 ऑफ आर। स्पेसिफिक हीट रिलेशन Cp माइनस Cv इक्वल टू आर, Cp इक्वल टू Cv प्लस आर, 5/2 ऑफ आर प्लस आर 7/2 ऑफ आर। स्पेसिफिक हीट रेशियो Cp अपॉन Cv कितना आ गया मेरे पास 7/5 1.40। मोनोएटॉमिक के लिए आई थी 1.67 और डायटोमिक के लिए कितनी आई है 1.40। याद रखना है आप लोगों को। ये आगे देखेंगे हम लोग ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, जिसके एग्जांपल्स हैं आपके SO2, CO2, H2S, O3, ये सभी आपके एग्जांपल है ट्राइएटॉमिक गैस के। ट्राइएटॉमिक गैस में हम 2 केस करेंगे, लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल और नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। जब लीनियर की बात करेंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होगा 7। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहेगा, एनर्जी एसोसिएट्स विद 1 मोल ऑफ द गैस। डायरेक्ट कर दिया मैंने, बार बार एक ही बात को समझा रहे हैं हम लोग। तो कितना आ गया 7/2 एन के टी। एन इंटू के किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है, तो यू इक्वल टू 7/2 आर इंटू टी। नाउ Cv क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे डी अपॉन डी टी 7/2 ऑफ आर, बट Cp माइनस Cv इक्वल टू कितना हो गया आर, और इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो Cp इक्वल टू Cv प्लस आर, Cp इक्वल टू 7/2 आर प्लस आर 9/2 आर। गामा निकालेंगे Cp बाई Cv कितना आ गया 9/7 इक्वल टू 1.28। नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल, नॉन लीनियर के अंदर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं वो 6 होते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी एसोसिएट विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 मोल ऑफ द गैस कितना होगा, U इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं 6, नंबर ऑफ मोल्स एंड 6/2 एन के टी कितना आ गया 3 एन के टी। एन इंटू के आर के बराबर होता है। सबसे पहले निकालेंगे हम Cv, जिसमें डिफरेंशिएट करते हैं किसका, टोटल एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, कितना आ गया 3R। स्पेसिफिक हीट रिलेशन Cp माइनस Cv इक्वल टू आर, Cv को उधर ले जाएंगे Cv प्लस आर 3R प्लस आर यानी 4R। क्या निकालेंगे स्पेसिफिक हीट रेशियो Cp माइनस Cv इक्वल टू 4R बटे 3R 4/3 1.33।
आपने अभी जो स्पेसिफिक हीट रेशियो पढ़ी है, मोनो की, डाई की, ट्राई की, सभी में देखा होगा, सबकी वैल्यू मोर देन 1 आई है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, स्पेसिफिक हीट रेशियो मोनो की हो या डाई की हो या ट्राई की हो, हमेशा क्या रहेगी, 1 से ज्यादा रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा देखें, समझें और शेयर करें, जिससे कि दूसरे भी इसका फायदा ले सकें। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें